नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचवाई न्यूज और आपके साथ मैं हूं किरण। और एक बार फिर से आपका खास प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन लेकर के मैं हाजिर हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके हेल्थ से जुड़ी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे, डॉक्टर से बातचीत करेंगे और तमाम सवालों के जवाब जानेंगे जिन्हें लेकर के आपके मन में अक्सर दुविधा रहती है। और इसी के साथ ही कैसे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखें ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रह सके। आज का हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस जुड़ा हुआ। अर्थराइटिस क्या है, क्यों होता है, इससे जुड़े कई सवालों के जवाब लेंगे हमारे जाने माने डॉक्टर नरेंद्र रोहिला जी से। और यहां आप दर्शकों को भी हम बता दें कि अगर आपके मन में भी अर्थराइटिस को लेकर के या गठिया को लेकर के कोई भी सवाल है तो नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और एक कॉल की दूरी पर जो डॉक्टर है वो आपसे जुड़ेंगे और आपके तमाम तरह के सवाल, आपसे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे उसके जवाब आपको डॉक्टर देंगे यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र रोहिला जी का स्वागत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में। डॉक्टर रोहिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं और वो है अर्थराइटिस। अगर हम कहें तो 100 में से कम अगर कुछ नहीं तो 40 से 45 या 50 लोगों को ये जो समस्या है वो होती है। और जब घुटने में ये दर्द होता है तो उस मरीज से बेहतर और कोई नहीं समझता कि ये दर्द असहनीय हो जाता है। आपसे सबसे पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरह से हम जानना चाहेंगे अर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस बेसिकली अगर मेडिकल टर्म में बात करें तो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें पेशेंट को सूजन, जॉइंट में दर्द और अकड़न महसूस होती है। जी, अर्थराइटिस के बहुत सारे तरह के प्रकार होते हैं, बहुत टाइप्स के अर्थराइटिस होते हैं। कौन कौन से अर्थराइटिस के टाइप्स हैं वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आर्थराइटिस के कई सारे कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल आर्थराइटिस का कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इन फीवर के कारण अगर जोड़ों में सूजन या दर्द है तो ये एक टाइप की आर्थराइटिस होगी। किसी को गाउट के कारण अगर यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है किसी का, उसके कारण हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। किसी को इन्फेक्टिव आर्थराइटिस अगर इन्फेक्शन हो गया है, किसी को ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस हो सकती है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस जॉइंट के अंदर हो सकती है। ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो सकती है चोट लगने के बाद। और जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी ओल्ड एज की चेंजेस के कारण जो जॉइंट खराब होते हैं उनको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और काफ़ी कॉमन आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी जिसको हम गठियाबा बोलते हैं। जी सर, आपने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया कि अर्थराइटिस कब कब होता है और किस स्टेज पर खास तौर से जाकर के होता है। क्या इलाज भी इन सभी का एक जैसा ही है? नहीं, इलाज डिपेंड करता है कि इसके कॉज के ऊपर। जैसे अगर मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, इन ऐसी चीज़ों के कारण अगर है तो हमें वो कॉज ट्रीट करने होंगे। और उसके साथ साथ हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस जो जोड़ों की सूजन और दर्द या अकड़न को कम करते हैं वो हमें साथ में देनी होंगी। अगर ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करना होगा। रूमेटॉइड है तो रूमेटॉइड की ड्रग्स, स्पेशल अलग से ड्रग्स आती हैं जिनको हम DMRD बोलते हैं, यानी डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी ओल्ड एज चेंजेस के कारण अगर आर्थराइटिस है तो उसके डिपेंड्स करता है कि ग्रेड्स क्या हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है। सर, अर्थराइटिस की समस्या होती क्यों है? मतलब क्या हमारा लाइफस्टाइल या हमारा खान पान, या शायद हम एक्टिव उतने नहीं होते हैं, या कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जिम जाना या स्टेयर्स चढ़ना, क्योंकि घुटनों में दर्द उसी समय एहसास भी होता है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या मेन वजह है कि हम अर्थराइटिस जैसी समस्या से दो चार होते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हमारे हाथ में नहीं है जिनके कारण आर्थराइटिस हो सकती है। जैसे अगर किसी को कोई फीवर होता है, मान लो कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये फीवर हमारे हाथ में नहीं है, हो सकते हैं और ये आर्थराइटिस कर सकते हैं। किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें जो कि ओल्ड एज चेंजेस के कारण होती है, वो हमारे हाथ में है कुछ हद तक। हालांकि जेनेटिक्स का भी एक रोल है, लेकिन हमारे ऊपर जो डिपेंड करता है वो चीज़ें हैं हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, कितना हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारा खान पान कैसा है। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से हमें बचा सकते हैं। तो अगर हम डेली योगासन करते हैं और अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं तो हम कुछ हद तक
ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन से बच सकते हैं। डॉक्टर रोहिला, यहाँ पर हर किसी के मन में, जैसे अभी आपने कहा भी कि जेनेटिक होता है, और यानी कि माता पिता को अगर है तो ये संभावना क्या 90% तक हो जाती है, 90% हो जाता है कि बच्चों में आगे चल करके ये समस्या जो है वो आनी ही आनी है? इसमें ये है कि अगर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है उसमें ये जेनेटिक्स का ज़्यादा रोल रहता है। अदरवाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर मदर फादर का हो सकता है लाइफस्टाइल कुछ और रहा हो, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता में है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस उनके बच्चों में भी होगी, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। या अगर किसी के माँ बाप में नहीं रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बच्चों में हो सकती है अगर उनका लाइफस्टाइल ख़राब है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक हद तक हम बचा सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से और न्यूट्रिशनल हैबिट से। जी डॉक्टर रोहिला, आपसे हम जानना तो ज़रूर चाहेंगे कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तब तक हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारे साथ बहुत ही जाने माने डॉक्टर नरेंद्र रोहिला जी जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में आर्थराइटिस को लेकर के कोई भी सवाल है तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। एक फ़ोन कॉल की दूरी पर जो है आप ले सकते हैं डॉक्टर रोहिला जी से। और चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर रोहिला का। डॉक्टर रोहिला, आपने इलाज बताया, कितने टाइप के इलाज है, क्योंकि अगर अर्थराइटिस अलग अलग है तो टाइप्स ऑफ इलाज भी अलग अलग होंगे, तो उसके बारे में और ख़ास तौर से इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि इंजेक्शन दिया जाता है और कहा जाता है इससे ठीक हो जाएगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली आर्थराइटिस के ग्रेड की बात करें तो 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है इसको। ग्रेड 1 जो अर्ली स्टेज होती है उसमें हमारा जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट हो जाता है। बोन सॉफ्टनेस के कारण जब बोन आपस में टकराती है तो पेन करना शुरू करता है। ये सबसे अर्ली स्टेज की आर्थराइटिस है जिसको ग्रेड 1 बोलते हैं और ये रिवर्सिबल भी है। जी सर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। मुझे पता है कि आपके पास डेमो के लिए आप वो लेकर के आए हैं जहां पर 2 बोन जो है वो जॉइंट रहते हैं घुटने का, तो हम चाहेंगे कि उसके जरिए अगर आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। बिल्कुल। ये अगर आप देखेंगे तो ये हेल्दी जॉइंट है। ये हेल्दी जॉइंट में जो ये ब्लू कलर का दिखाया गया है ये हमारा कार्टिलेज है, जो बोन के ऊपर की कवरिंग होती है। तो ये जब कार्टिलेज आपस में जब रब करते हैं तो हमें पेन नहीं महसूस होता, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है या किसी कारण से हमारा कार्टिलेज डैमेज होता है, चाहे वो ट्रॉमा के कारण है या किसी इन्फेक्टिव आर्थराइटिस के कारण है या कोई भी रीज़न है जो हमारे आर्थराइटिस का कॉज है, उसके कारण जब भी ये डैमेज होना शुरू होता है कार्टिलेज, तो अंदर से हमारी बोन एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें पेन महसूस होता है। क्योंकि कार्टिलेज जब तक सेफ है, जब तक कार्टिलेज की पूरी कवरिंग सेफ है तो ये पेनलेस रहता है। लेकिन जैसे ही कार्टिलेज इसमें डैमेज होना शुरू होता है और बोन एक्सपोज होनी शुरू होती है तो ये पेन का कारण रहती है। तो जब सबसे कम कार्टिलेज डैमेज होता है उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। थोड़ा और डैमेज होता है तो उसको हम स्टेज 2 या मॉडरेट आर्थराइटिस बोलते हैं। और जब बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है तो उसको हम ग्रेड 3 या एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस बोलते हैं। जी, यहाँ पर फिलहाल हम डॉक्टर रोहिला एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आर्थराइटिस को लेकर के और भी आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या क्यों हो रही है, समस्या के लिए इलाज आखिरकार क्या है, और इंजेक्शन उसके साथ जब घुटने बदलते हैं तो क्या वो रिवर्स भी होता है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप उसका जवाब दें और कहीं ना कहीं वो समझ सके कि आर्थराइटिस से कैसे बचा जा सकता है, और नहीं अगर हो चुका है तो इलाज कैसे करा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे। आर्थराइटिस पर बातचीत कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट से लेकर के, क्योंकि तमाम इलाज होते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इन सबको लेकर के बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश की आर्थराइटिस क्या है, इलाज क्या हो सकता है, घुटना बदलना कितना यहाँ कहते हैं कि सक्सेसफुल होता है। ये सवाल जो है हम डॉक्टर से ले रहे हैं। डॉक्टर रोहिला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर रोहिला, एक बार फिर से हम आपसे इंजेक्शन को लेकर के बात करना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि घुटने में आर्थराइटिस अगर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। इसके क्या कोई साइड इफेक्ट है या सक्सेसफुल इसे कहा जाता है? और घुटना मतलब खास तौर से कहें क्योंकि बदलना, इसको लेकर के भी हम चाहेंगे जानना। बिल्कुल। एक्चुअली जॉइंट में लगने वाले इंजेक्शंस 3 टाइप के रहते हैं जी। एक पीआरपी का इंजेक्शन, दूसरा विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन और तीसरा स्टीरॉइड का इंजेक्शन। जो पहले दोनों इंजेक्शंस हैं, जो पीआरपी का इंजेक्शन जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन बोलते हैं, वो बेसिकली रिपेयर का काम करता है।
जब भी कार्टिलेज का डैमेज हो जाता है और पीआरपी का इंजेक्शन हम रिपेयर के लिए डालते हैं ताकि पेशेंट का कार्टिलेज रिपेयर हो सके। तो ये सिर्फ अर्ली आर्थराइटिस में ही काम करेगा, क्योंकि जब ज़्यादा डैमेज हो जाएगा टिश्यू तो पीआरपी का इंजेक्शन ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। दूसरा इंजेक्शन है विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन। हमें पता है कि हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो काफ़ी डॉक्टर रोहिला, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। हमारे साथ एक दर्शक जो हैं वो जुड़ चुके हैं, निर्मल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी निर्मल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमृतसर। जी अमृतसर से। जी अपना सवाल करिए। जी, अमृतसर से। अमृतसर से। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरे को L5 L4 में प्रॉब्लम थी 5 साल पहले, जिसकी घुटनों में एसोलेट हो रही है। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही आपकी एक बार आवाज। फिर से आप अपना सवाल दोहराएंगे निर्मल? निर्मल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। L5 L4 में प्रॉब्लम थी जिसके कारण चलने में मुश्किल हो रही है घुटने। L4-5 की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। ओके। एक्चुअली क्या है, L4-5 की जो प्रॉब्लम है वो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और उसका पेन आपके लोअर लिम्ब में यानी पैरों में जा सकता है। अगर L4-5 की प्रॉब्लम है तो हमें स्पाइन को ट्रीट करना होगा, ना कि नी जॉइंट को। कई बार ये दोनों चीज़ें मिली जुली होती हैं। L4-5 के कारण भी दर्द पैरों में जा सकता है और साथ में आर्थराइटिस भी होती है। तो अगर दोनों चीज़ें हैं तो हमें दोनों को ट्रीट करना होगा, बट पहले हमें ये देखना होगा कि दोनों में से ज़्यादा क्या चीज़ है और किसकी सर्जरी हमें ज़रूरी है। अगर एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस भी है तो उसको भी ट्रीट करना चाहिए, और अगर L4-5 का कंप्रेशन इतना ज़्यादा है कि वो आपको ट्रबल कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमें उसकी सर्जरी करनी चाहिए। अदरवाइज L4-5 का ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल रहता है। जी डॉक्टर रोहिला, निर्मल जी को क्या टेस्ट और करवाने चाहिए जिससे पता चले, क्योंकि आपने कहा है कि दोनों में से किसी में भी दर्द ज़्यादा होता है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, टेस्ट क्या हो सकते हैं? L4-5 के कंप्रेशन देखने के लिए हमें MRI करानी पड़ती है लोअर स्पाइन की, और आर्थराइटिस को देखने के लिए एक्सरे ही काफ़ी रहता है। जी उम्मीद है निर्मल आपको जवाब मिला होगा और आप जल्द ही MRI और आर्थराइटिस के लिए एक्सरे करा करके फिर अपने जो आसपास डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे, और उम्मीद है कि जल्दी आप ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो वहीं डॉक्टर, हम आपके पास वापस आते हैं। आप इंजेक्शन के बारे में बता रहे थे, 3 टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस। बिल्कुल। तो दूसरा जो इंजेक्शन है वो विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन है। हमारे जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड मिलता है, जो काफ़ी चिकना फ्लूइड होता है, जो विस्कोसिटी बनाए रखने के लिए रहता है जॉइंट्स में, ताकि वो आपस में रब ना हो और फ्रिक्शनलेस हमारा जॉइंट मूव करे। तो सेम कंपोजिशन का इंजेक्शन साइंस ने बनाया है। तो वो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो हमारे जॉइंट्स को फर्दर डैमेज होने से बचाता है। तो ये भी हम अर्ली आर्थराइटिस में डालते हैं ताकि हमारी आर्थराइटिस एडवांस ग्रेड तक ना पहुँचे। तो ये दोनों इंजेक्शंस हमारे को अर्ली आर्थराइटिस से लेट आर्थराइटिस तक पहुंचने से रोकती हैं, और हमारा इन आर्थराइटिस में पहुंचने से पहले ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। लेकिन एक बार जब ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में हमारी आर्थराइटिस पहुंच जाती है तो इन दोनों इंजेक्शंस का हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसे केस में हमें स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाना पड़ता है जो मेनली पेन को कंट्रोल करता है, और अदरवाइज पेन किलर का सहारा ले सकते हैं जी। और स्टीरॉयड के इंजेक्शन से जो पेन कम होता है उससे हम अपनी लाइफ चला सकते हैं। अगर आर्थराइटिस एडवांस ग्रेड तक पहुंच गई है तो फिर सिर्फ और सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक इकलौता ऑप्शन हमारे पास बचता है। जी ग्रीस इंजेक्शन जो होता है उसके बारे में, क्या इन्हीं तीनों में से ये एक है या फिर वो अलग है? विस्को सप्लीमेंट वाले इंजेक्शन को ही बहुत सारे लोग ग्रीस का इंजेक्शन बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि चिकनाट का इंजेक्शन, कई लोग ग्रीस का इंजेक्शन बोलते हैं। जी सर, आपने घुटने बदलने की बात की। बहुत लोग होते हैं कि इस ट्रीटमेंट पे जाते हैं और ऑपरेट करा करके घुटना बदलते हैं। क्या रिवर्स होने के चांसेस भी होते हैं, और या फिर ये ऑपरेशन होने के बाद फिर लगता है कि अब प्रॉपर आपका ठीक है, अब नहीं होगा कुछ? बिल्कुल। जब अर्ली आर्थराइटिस रहती है तो जैसे मैंने बताया कि 2 टाइप के इंजेक्शन हैं, ये बहुत अर्ली स्टेज के लिए हैं जी। लेकिन अर्ली आर्थराइटिस में भी थोड़ा सा जब आगे स्टेज चली जाती है
तो हमारी वेरस डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी घुटना अंदर की साइड मुड़ना शुरू हो सर, जाता मैं है। रोकना चाहूंगी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैंगलोर से, के पॉल। के पॉल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। के पॉल जी, अपना सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। हेलो जी हाँ, अपना सवाल पूछिए। तपेश, हेलो जी, आवाज आ रही है सर। के पॉल जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, के पॉल जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो तो के पॉल जी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से आप कोशिश करें के पॉल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सवाल जो भी आपके हैं, जो भी समस्या है, उसका समाधान डॉक्टर रोहिला से यहाँ पर लेने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर, डॉक्टर रोहिला, आप बात को वो कंटिन्यू करिए जो आप कह रहे थे कि घुटने बदलने में वो रिवर्स होने के चांसेस है या नहीं। बिल्कुल, जब अर्ली आर्थराइटिस में जब थोड़ी सी स्टेज आगे चली जाती है तो हमारी वेरस डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी हमारा घुटना अंदर की साइड मुड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस में अंदर की साइड का घुटना काफ़ी घिस जाता है जी, तो उस स्टेज तक हम पेशेंट की आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर रहता है जिसको हम हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम बोन को कट करके और उसकी अलाइनमेंट को सीधा कर देते हैं, यानी जो घुटना टेढ़ा हो गया था उसकी अलाइनमेंट को करके हम सीधा कर देते हैं जी, जिसके कारण पेशेंट का लोड जो है, पूरी बॉडी का लोड जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पूरे नी जॉइंट में, और अंदर की साइड से घुटना घिसता नहीं है। और ऐसा करके हम या तो पेशेंट को सदा के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचा लेते हैं, या एटलीस्ट पेशेंट को अगले 20 या 30 साल तक आर्थराइटिस में जाने से रोक सकते हैं। जी सर, वाइंड अप का समय हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है जो हर दर्शक के मन में भी आ रहा होगा, और या जो घुटना रिप्लेस कराने के लिए जाते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, कॉस्टिंग क्या लगभग आती है? वैसे तो आजकल काफ़ी सारे जॉइंट्स अवेलेबल हैं। रफ अगर कॉस्ट की बात करें तो मिनिमम हम, जैसे मैं अपने सेंटर की बात करूं तो हम 1 लाख में सर्जरी कर सकते हैं, अगर बाकी और कोई कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को नहीं है। बाकी ये है कि अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर करवाना है, अच्छा जॉइंट यूज़ करना है तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। रफ आइडिया 1 लाख से 3 लाख के बीच में एक जॉइंट रिप्लेसमेंट हम आराम से कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेंद्र रोहिला, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में, और अर्थराइटिस को लेकर के तमाम तरह के सवालों के जवाब देने के लिए। तो वहीं हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ जुड़े और अपने सवालों का जवाब उन्होंने लिया है। तो इसी के साथ डॉक्टर ऑनलाइन में फिलहाल के लिए आज इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों